दी ओपन माइक की इस गहन चर्चा में सभी सुनने वालों का स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो विषय है वो मतलब केवल पन्नों पर लिखा कोई सूखा कानून नहीं है। ये हमारे घरों और हमारी न्याय व्यवस्था के बीच चल रहे एक बहुत बड़े टकराव की कहानी है। बिल्कुल। ये एक ऐसा मुद्दा है जो सीधे तौर पर समाज की सच्चाई से जुड़ा है। हाँ, तो आज की चर्चा का केंद्र है किशोरों की सहमति और पॉक्सो कानून में सुधार की आवश्यकता। हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें मद्रास उच्च न्यायालय का एक हालिया फैसला और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां शामिल हैं। और ये स्रोत एक ऐसी सच्चाई की ओर इशारा करते हैं जिस पर अक्सर हमारे समाज में खुलकर बात नहीं होती। सही कहा। हमारा उद्देश्य आज यह समझना है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाए गए सख्त कानून और किशोरों के बीच आपसी सहमति से बने रिश्तों की वास्तविकता के बीच जो एक टकराव है, जो एक बहुत बड़ी खाई पैदा हो गई है। हाँ बिल्कुल, उसे देश की अदालतें किस नजरिए से देख रही हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, ये विषय असल में एक बहुत ही नाजुक दोराहे पे खड़ा है। पॉक्सो यानी बच्चों को यौन अपराधों से बचाने वाला कानून एक बहुत ही नेक मकसद से लाया गया था। बच्चों को गंभीर शोषण से बचाने के लिए। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस कानून की सख्त जरूरत थी। लेकिन जब यही कानून 16 या 17 साल के किशोरों के आपसी सहमति से बने रिश्तों पर लागू होता है, तो मतलब इसकी दिशा ही बदल जाती है। और शायद इसीलिए हम आज मद्रास उच्च न्यायालय के उस हालिया फैसले पर बात कर रहे हैं, जहां अदालत ने पॉक्सो के तहत एक आरोपी की सजा को पूरी तरह से रद्द कर दिया। बिल्कुल। और इस मामले में न्यायमूर्ति एन माला की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि अक्सर किशोरों के बीच सहमति से बने रिश्तों में युवा लड़कों को कानूनी परिणामों का पूरा खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है, अगर हम इसे थोड़ा जमीनी स्तर पर देखें? जमीनी स्तर पर इसका मतलब ये है कि जब भी 16-17 साल के बच्चे किसी रोमांटिक रिश्ते में होते हैं, तो परिवार वाले उसे आसानी से स्वीकार नहीं करते। हाँ, माता पिता अक्सर इन रिश्तों के सख्त खिलाफ होते हैं। और फिर होता क्या है कि परिवार के दबाव में लड़की की शादी जल्दबाजी में किसी और से करा दी जाती है। और उस लड़के के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करा दिया जाता है। जी, पॉक्सो एक्ट के तहत। और इसका नतीजा ये होता है कि युवा लड़कों को बहुत लंबे समय तक जेल में रहना पड़ता है। ये कानून के दुरुपयोग का एक क्लासिक उदाहरण बन जाता है। ये एक ऐसा पैटर्न बन गया जहां सुरक्षा के लिए बना कानून एक तरह से हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल। और ये बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि पॉक्सो में जमानत मिलना लगभग नामुमकिन होता है। मुकदमा शुरू होने से पहले ही वो लड़का महीनों या सालों तक जेल में रहता है। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए क्यों ना हम उस वास्तविक उदाहरण पर नजर डालें जिसकी वजह से मद्रास उच्च न्यायालय को ये कड़ा रुख अपनाना पड़ा। जी, महेश का मामला। हाँ, महेश का मामला। ये घटना नागरकोइल की है और बात 2018 की है। ये मामला असल में पूरी तरह से दिखाता है कि कैसे रोजमर्रा की जिंदगी एक कानूनी जाल में बदल सकती है। तो शुरुआती घटनाक्रम कुछ इस तरह है कि लड़की 16 साल की थी और आरोपी महेश के साथ रिश्ते में थी, जो असल में उसके बड़े भाई का ही दोस्त था। अक्सर ऐसे मामलों में दोनों पक्ष एक दूसरे को पहले से जानते हैं। अजनबी से शोषण और एक परिचित के साथ रोमांटिक रिश्ते में बहुत बड़ा फर्क होता है। और फिर 4 मार्च 2018 को एक बहुत बड़ा कदम उठाया जाता है। लड़की अपना घर छोड़ देती है, क्योंकि स्रोत बताते हैं कि उसके माता पिता उसकी मर्जी के खिलाफ किसी और व्यक्ति से उसकी शादी कराने की कोशिश कर रहे थे। उस दबाव से बचने के लिए उसने घर छोड़ा और महेश के एक रिश्तेदार के घर पर जाकर उससे एक तरह से शादी कर ली, जो कानूनी रूप से तो अमान्य थी क्योंकि उसकी उम्र कम थी, लेकिन ये उनका साथ रहने का एक फैसला था। और वे पूरी 1 महीने तक साथ रहे, 4 मार्च से लेकर 5 अप्रैल 2018 तक। ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर 5 अप्रैल को अचानक चाइल्ड हेल्पलाइन पर एक गुमनाम कॉल आती है। ये गुमनाम कॉल ही इस मामले का टर्निंग पॉइंट है। उसके बाद दोनों को ढूंढ निकाला जाता है और नागरकोइल पुलिस को सौंप दिया जाता है। और यहीं पर मामले में एक नया मोड़ आता है। जी। जिस लड़की ने अपनी मर्जी से घर छोड़ा था, उसी की शिकायत के आधार पर महेश पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हो जाता है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद और परिवार के सामने आने के बाद अक्सर दबाव में बयान बदल जाते हैं। और इसका परिणाम महेश के लिए बहुत ही भयानक रहा। निचली अदालत ने उसे बहुत ही सख्त सजा सुनाई। हाँ, मैंने पढ़ा कि पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत उसे सजा मिली थी। धारा 6 यानी गंभीर यौन उत्पीड़न का मामला। इसके लिए उसे 20 साल का कठोर कारावास मिला। 20 साल?
और सिर्फ इतना ही नहीं, अपहरण के लिए 5 साल का कठोर कारावास अलग से। जी, सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक रिश्ता जो सहमति से शुरू हुआ, उसका अंजाम 2 दशकों की जेल कैसे हो सकता है? यही तो हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी विडंबना है। यहाँ मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। जब महेश ने मद्रास उच्च न्यायालय में अपील की, तो अदालत ने निचली अदालत की एक बड़ी चूक पकड़ी। बिल्कुल। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि ट्रायल कोर्ट ने सबूतों को जांचने में एक बहुत बड़ी गलती की थी, जिसे फेटल एरर कहा गया। ये फेटल एरर क्या था? देखिए, पॉक्सो जैसे सख्त कानून में अभियोजन पक्ष को ये साबित करना होता है कि घटना के समय लड़की नाबालिग थी। उम्र ही इस पूरे मामले का आधार होती है। हाँ, उम्र साबित करना तो सबसे जरूरी है। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने लड़की की उम्र साबित करने के लिए क्या स्वीकार किया? जन्म प्रमाण पत्र और ट्रांसफर सर्टिफिकेट की सिर्फ जीरोक्स, ना फोटोकॉपी। फोटोकॉपी? लेकिन क्या अदालत में फोटोकॉपी मान्य होती है? यही तो कानूनी तकनीकी पहलू है। जब इन दस्तावेजों की मूल प्रतियां यानी ओरिजिनल्स उपलब्ध हों, तो द्वितीयक साक्ष्य या सेकेंडरी एविडेंस को प्राथमिक सबूत के तौर पर कैसे माना जा सकता है? मतलब अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट थे तो उन्हें अदालत में पेश किया जाना चाहिए था। बिल्कुल। न्यायमूर्ति माला ने स्पष्ट किया कि यदि इन द्वितीयक साक्ष्यों को खारिज कर दिया जाए तो अभियोजन पक्ष का पूरा मामला ही ढह जाएगा। क्योंकि उनका पूरा मामला इसी फोटोकॉपी पर टिका हुआ था। जी। उम्र साबित नहीं हुई तो पॉक्सो का आधार ही खत्म हो गया। और अदालत जब किसी व्यक्ति की जिंदगी के 20 साल छीन रही हो, तो सबूत 100% पक्के होने चाहिए। ये देखना वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे एक दस्तावेजी नियम ने पूरी कहानी बदल दी। लेकिन अदालत ने सिर्फ तकनीकी आधार पर सजा रद्द नहीं की। हाँ, उन्होंने ये भी माना कि ये किशोरों का एक आपसी सहमति वाला रिश्ता था, जो केवल परिवार के विरोध के कारण आपराधिक मामले में बदल गया। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये सिर्फ मद्रास उच्च न्यायालय की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देश की सबसे बड़ी अदालत भी इस मुद्दे पर विचार कर रही है। हाँ, इसी साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने भी सहमति वाले किशोर संबंधों में पॉक्सो एक्ट के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी महसूस किया है कि जो कानून बच्चों की सुरक्षा के लिए था, वो कई बार युवा लड़कों के खिलाफ एक हथियार बन रहा है। और इसी सिलसिले में रोमियो जूलियट क्लॉज की चर्चा भी सामने आई है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव है जो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिया है। तो ये रोमियो जूलियट क्लॉज असल में काम कैसे करता है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर रिश्ते में शामिल दोनों लोगों की उम्र में बहुत कम अंतर है, मान लीजिए दोनों 16 और 18 के हैं। हाँ, और उनका रिश्ता पूरी तरह से आपसी सहमति से बना है, तो उन्हें पॉक्सो के तहत उस तरह के गंभीर यौन अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए, जिसके लिए उम्र कैद या 20 साल की सजा होती है। तो एक तरह से ये कानून में एक विशेष छूट या एग्जेम्पशन देने की बात है। बिल्कुल, ताकि एक असली अपराधी और 2 किशोरों के स्वाभाविक आकर्षण के बीच फर्क किया जा सके। हमारे पास जो स्रोत है उनके अनुसार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं, बल्कि अतीत में दिल्ली उच्च न्यायालय और केरल उच्च न्यायालय ने भी इस पर बहुत स्पष्ट रुख अपनाया है। जी, इन अदालतों ने भी माना है कि नाबालिग लड़की के रोमांटिक रिश्तों का विरोध करने वाले परिवारों द्वारा पॉक्सो एक्ट को अक्सर एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अदालतें अब साफ तौर पर देख रही हैं कि कानून का विकास होना चाहिए। मेरा भी यही मानना है कि अदालतों का ये नजरिया बहुत सही है कि कानून को अब ऐसे किशोर संबंधों का सम्मान करना चाहिए जो जबरदस्ती से पूरी तरह मुक्त हैं। क्योंकि ऐसे मामलों में महेश जैसे युवाओं को 20 साल की सजा देना न तो न्याय संगत लगता है और न ही व्यवहारिक। बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है। ये न्याय के मूल सिद्धांत के खिलाफ है। तो आज की इस पूरी चर्चा का अगर हम सारांश निकालें, जी, तो हम देखते हैं कि एक तरफ बच्चों को शोषण से बचाने वाले बेहद सख्त कानून है और दूसरी तरफ सहमति से बने किशोर रिश्तों की जटिलताएं हैं। और हमारी कानूनी व्यवस्था इन दोनों के बीच संतुलन बनाने की एक बहुत ही मुश्किल जद्दोजहद से गुजर रही है। महेश का मामला इस बात का जीता जागता सबूत है कि कैसे परिवार के दबाव और कानून के सख्त प्रावधानों के बीच फंसकर एक युवा की जिंदगी लगभग खत्म हो सकती थी। और ये सिर्फ एक महेश की कहानी नहीं है। ऐसे कई युवा हैं जो आज भी इस कानूनी खामी का खामियाजा भुगत रहे हैं। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? अगर भविष्य में मान लीजिए रोमियो जूलियट क्लॉज को कानून का हिस्सा बना लिया जाता है, तो हमारी कानूनी व्यवस्था ये कैसे तय करेगी कि किशोरों के किसी रिश्ते में सच्ची सहमति है या कोई छुपा हुआ दबाव? ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी।
वो भी तब जब परिवार की गवाही पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो खुद उस रिश्ते के खिलाफ होते हैं। और कई बार लड़की खुद परिवार या समाज के दबाव में बयान बदल देती है। बिल्कुल। तो अदालत के बंद कमरे में उस सच्ची सहमति को मापना और पहचानना अपने आप में एक नई और गहरी चुनौती होगी। ये सोचने का एक बहुत ही नया नजरिया है। इस पर समाज और कानून निर्माताओं दोनों को बहुत गंभीरता से विचार करना होगा। सही कहा। इस विस्तृत और ज्ञानवर्धक चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है आज की इस गहन चर्चा से आपको इस जटिल कानूनी और सामाजिक मुद्दे को समझने में मदद मिली होगी। जानकारी प्राप्त करते रहें और नई चीजें सीखते रहें। अगली बार फिर मिलेंगे।